खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ENI न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल है। इस फेज के साथ ही यूपी में सीटों का आंकड़ा बहुमत के पार पहुंच जाएगा। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। चौथे चरण के मतदान में 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मतदाताओं ने सुबह सुबह उठकर अपने पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग किया। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में वोट डाला। शिकारपुर में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां नाले की टूटी पुलिया लोगों के लिए हादसे का इशारा कर रही है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब आंखें मूंद कर बैठे हैं। आपको बता दें, केंद्रा बैंक के पास नाले की पुलिया टूटी हुई है। मुख्य पुलिया पर रोजाना 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक के वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। नाले पर सलेब तो डाल दिए जाते हैं, लेकिन भारी वाहन की वजह से जल्दी टूट जाते हैं। पुलियों से निकलने वाले पत्थर और सरिया लोगों के लिए हादसे का खतरा बने हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष लवकेश राघव और युवा नेता नमन जैन ने बताया कि पुलिया पर सलेब आए दिन टूट जाती है। नगर पालिका का इस ओर रोजाना आना जाना रहता है, फिर भी पुलिया की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहीं नगर पालिका का अधिकारी का कहना है कि टूटी हुई पुलिया पहले भी बनवाई थी, किसी बड़े वाहन की वजह से पुलिया का सलेब टूट गया। जल्दी नए सलेब डलवा दिया जाएगा। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह से ENI न्यूज टीम ने की खास चर्चा। यूपी में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इसी के चलते आजमगढ़ में 7वें चरण का मतदान होना है, जिसके चलते बसपा प्रत्याशी सुशील जी हमारे साथ हैं। उनसे चुनावी मुद्दों को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर हम बात करेंगे। सुशील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं और आप किन मुद्दों को लेकर, क्या विकास की बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है यहाँ के विधायक सदर के जो दुर्गा प्रसाद यादव हैं, 40 वर्षों से लगातार यहाँ के विधायक हैं, लेकिन ज़िले में किसी गांव में, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई उन्होंने विकास नहीं किया है। जो विधायक निधि आती है सिर्फ उसको कॉलेज पर, स्कूल पर देने का काम किया है। यही मुख्य हमारा मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास का मुद्दा है। इस क्षेत्र में बात करें तो पिछड़ापन है, युवाओं के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है, क्षेत्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो उसके लिए कभी किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई पहल नहीं की गई। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? ज़्यादा वर्षों से यहाँ के विधायक 40 वर्षों से लगातार पड़े हुए हैं। वो ठेकेदारी का काम करते हैं, सारा निधि स्कूल कॉलेज पर लिखने का काम करते हैं। कोई विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। हम इसी को मुद्दा बनाए हुए हैं कि हम जीतते हैं तो सबसे पहले विकास की बात करेंगे। आजमगढ़ में एक ही जिला हॉस्पिटल सदर उनके घर के नज़दीक है, जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। 40 वर्षों में गरीबों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वहाँ यहाँ तक कि ठेकेदारी और दवा सुई इनके घर से मिलने का काम करती है। सबसे पहले हम जीतते हैं तो सदर हॉस्पिटल को इनसे मुक्त कराया जाएगा, जिससे कि गरीबों का इलाज हो सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ये क्षेत्र आजमगढ़ जो है, तो इसको तोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है? जातिवाद से लोगों को हटाने के लिए किस तरह की तैयारी है? उस बार अखिलेश यादव चुनाव जीत गए, चूँकि कारण था उसमें कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। बहुजन समाज के लोगों ने सारी भारी मात्रा में वोट देने का काम किया, नहीं तो चुनाव अखिलेश यादव खुद यहाँ से हार गए होते। दूसरी ओर यहाँ के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव का जीतने का कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के बार बार बाहरी प्रत्याशियों का देने का काम किया है। सदर विधानसभा इतने मजबूत लोग शहर में रहने वाले लोग हैं, कभी निवासा देने का काम नहीं करती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी देने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी ने, चूँकि मैं यहीं का रहने वाला हूं और भारी समर्थन यहाँ
20 से 25,000 वोट जो लोकल हमारे साथ हैं, और बहुजन समाज पार्टी के हर बार 3 बार से यहाँ से 60-65 हज़ार वोट मिलने का काम करता है। और चूंकि मैं लोकल हूँ, यहाँ भारी समर्थन मुझको हर सर्व समाज का मिल रहा है। निश्चित बार इस बार चुनाव में जीतूंगा। यहाँ पर देखा जाता है आपके जनपद में हस्तशिल्प का कारोबार होता है, जरी दरजोदी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, तो उसके निखार के लिए, उसको विकसित करने के लिए कुछ आप? ये मुबारकपुर में एक क्षेत्र पड़ता है, उसमें मेन बिजली की समस्या है। सदर विधानसभा में नहीं, ज़्यादा ये मुबारकपुर में हस्तशिल्प यहाँ मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जी, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बात को रखा। उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है, जिसमें 10 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बलरामपुर सदर से प्रत्याशी राज्य मंत्री परशुराम के समर्थन में धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने ग्राम सभा दुल्हापुर में जनसभा को संबोधित किया। सदर प्रत्याशी परशुराम ने कहा कि जहां मेरे 5 वर्ष के शासनकाल में मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा, वहीं आज जो सपा के प्रत्याशी बलरामपुर सदर से चुनाव लड़ने आए हैं, उनके शासनकाल में हर दिन अखबारों में उनके कारनामे छपे रहते हैं। बीजेपी ने सभी लोगों के लिए काम किया। गरीब बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है। मेधावी छात्रों को लिए स्कूटी दी जाएगी। किसानों के हित में 6 मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा छुट्टा जानवरों के लिए गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। डॉक्टर अजय सिंह ने परशुराम को जिताने की अपील की। इस मौके पर मीडिया प्रभारी डीबी सिंह बैस, जिला महामंत्री वरुण सिंह, मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज है। ऐसे में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी नारद राय बेहोश हो गए। आपको बता दें, बलिया में समाजवादी पार्टी के सपा सरकार में पूर्व मंत्री और बलिया नगर सीट से प्रत्याशी नारद राय अपने गांव मुबारकपुर में नुक्कड़ सभा कर रहे थे। इस दौरान नारद राय अपने घर के सामने ही भाषण दे रहे थे। अचानक भाषण देते हुए नजर जब अपने घर पर पड़ी तो उनके भाई के मकान पर बीजेपी का झंडा देख प्रचार वाहन से रोते रोते उनके हाथ से माइक छूट गया और नीचे गिरकर बेहोश हो गए। उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी दंगल के बीच पूर्वांचल में भी राजनीति गर्म है। इसी के चलते राहुल सांस्कृत्यायन की भूमि आजमगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। इसी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी कृपया शंकर पाठक से स्थानीय मुद्दों को लेकर खास चुनावी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आजमगढ़ का विकास न कराने के आरोप लगाए, तो साथ ही आजमगढ़ के लिए खुद किए गए संघर्षों को भी बताया। यूपी में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, राजनीतिक उठापटक तेज है। ऐसे में 7वें चरण के मतदान के लिए हम इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं, जो यहाँ पर जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं और पार्टी के मुद्दों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार पाठक जी, आपका जी नमस्कार। नमस्कार। इस चुनाव को लेकर आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं और क्या विकास के मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आजमगढ़ जनपद में मजदूर नेता, किसान नेता के रूप में जाना जाता हूं। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है और संजोग से यह मेरा निर्णय हो चुका था कि चुनाव हमको लड़ना है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक गद्दार पार्टी जिसको कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का शोषण करके नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देती, और मेरा जीवन काफ़ी उसमें लगा। जवानी मैंने दिया, कई बार लाठी चार्ज हुआ, उसमें बहुत घायल हुआ। आज चलने में फिरने में भी दिक्कत होती है। संक्षेप में कहना चाहता हूँ, 2005 में 6 सितंबर और 4 नवंबर को बहुत भीषण लाठी चार्ज हुआ था, पूरा इतिहास जानता है। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते रहे कि पैसा नहीं है इनके पास, ये कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, पब्लिक है, पैसा नहीं इनके पास है, इसलिए पैसे वाले को टिकट देने के नाते ये जो है जिस तरह से वित्तम यतने ने संरक्षित वित्त में इतिहासी छो अच्छीणो वित्त स्तुहत की नीति पर चले हैं। यहाँ के एक बड़े नेता जो कहीं राज्यपाल के पद पर भी विराजमान है, लेकिन वह उनको हम लोग रास नहीं आते हैं। उन्होंने विरोध किया, सब कुछ के बावजूद मैंने कहा कि नींबू की तरह निचोड़ के फेंक दिया गया। इसके बाद चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ। ऑटो रिक्शा यूनियन हमारा बिल्कुल दृढ़ संकल्प हुआ। फिर आम आदमी पार्टी के लोगों से संपर्क हुआ, बातचीत हुई और उनकी नीति मुझे पसंद आई। जैसे सभी अधिवक्ताओं को वो जो है 5,000 रुपये का 3 बरस तक का सहयोग करेंगे, बेरोजगारों को 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे,
10 लाख नौकरी हर साल देंगे। महिलाओं को 18 वर्ष से ऊपर को 1,000 रुपया उनको मानदेय देंगे। और महिलाओं को जैसे रोडवेज में बस में उनको किराया फ्री रखेंगे। घरेलू बिल जो बिजली का बिल है, बिला वजह का बिजली विभाग सबको टार्चर करता है, प्रताड़ित करता है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। पुराने बिजली को माफ करके और नए जो है 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे। मुझसे आगे जनता बोलती है कि अच्छा वही दिल्ली वाली सरकार, वेरी गुड सरकार, बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी सरकार। ऐसी स्थिति में लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो रहे हैं। और जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं वो तो सहर्ष करें कि पाठक जी हम आपको वोट देंगे। देखते हैं पाठक जी कि आजमगढ़ जनपद जिस तरह से पूर्वांचल का एक बड़ा जनपद है और यहाँ पर सड़कें अभी भी बदहाल हैं, यहाँ पर लोगों के लिए अभी रोजगार नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री आपके इस क्षेत्र में नहीं आ पाई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता बहुत बड़ी सामने आती है। तो इसमें क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैं तो पहले मीडिया में आपने जो यह सवाल रखा है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं संजोग से 10 साल मीडिया में मैं काम कर चुका हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं कि एक मीडिया वाले की क्या वेदना है। हमारे केजरीवाल साहब ने यह भी कहा है कि मीडिया के लोगों को भी वो कुछ करेंगे, वो चीज मैं अभी कह नहीं सका। लेकिन जो प्रश्न आपने कहा कि आजमगढ़ के विकास का प्रश्न है, यह जो विकास है वह आजमगढ़ का विकास जातिवाद के इस दलदल में ऐसा धंसा कि यहाँ 40 साल से एक श्रीमान जी एमएलए हैं, वह अपने गांव की सड़क नहीं बनवा सके। और मैं कहता हूं कि जदुवंशियों में अगर जदुवंशी वो मेरे कृष्ण है तो मैं तो उनका सुदामा हूं। आजमगढ़ में तमौली जैसे गांव में जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने गोद लिया है, जब वहां सुरेश यादव की हत्या होती है तो आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी का कोई भी एमएलए नहीं आता है। वहां कृपाशंकर पाठक 40 ट्रक पीएसी का लाठी खाने को तैयार रहते हैं, तमौली गांव को बचाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। मैंने आज तक के भी इंटरव्यू में कहा था कि इस देश की आज आबादी अब आप समझ लीजिए कि 150 करोड़ से ऊपर गई। और अगर कोई 1 लाख नौकरी कहीं दे दे तो मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब तो यह होना चाहिए करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। कहीं किसी को रोजी रोटी, लड़के पढ़ करके आज 8-8, 10-10 साल, 20-20 साल हो गए, न कोई रोजी, न कोई रोटी, न कोई कहीं कुछ, न कोई काम। न आप क्या विचार रखते हैं कि किस तरह से? देखिए अभी बात ये जो विधायक जी का जो सड़क रास्ता पर अभी ये सामने की सड़क जहां आप बैठे हैं, ये भी सड़क हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में सड़कें चौड़ीकरण हुई, ओझा जी आपके प्रतिनिधि हैं, ये हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में चीनी मिल बैठाई गई, हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में 14 ठो लगभग ट्रेन चलाई जा रही है, वो आपके कृपाशंकर पाठक समेत अब सभी लोगों के आंदोलन की देन है। ये कोई आजमगढ़ का एमपी एमएलए कोई बता दे कि हाउस में उसने, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, कि हाउस में आजमगढ़ के विकास के लिए कभी कोई बात कहा हो। मैं जो बात कर रहा हूं मीडिया के सामने पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूं। हाँ, एक नेता श्रीमती शबाना आजमी ने कुछ बात जरूर रखा हो, हम लोगों ने कहा था। लेकिन इसके अलावा किसी नेता ने, कोई एमपी एमएलए ने यह बात नहीं रखा। लोगों के अंदर केवल जातिवाद की भावनाएं रही हैं और जातिवाद के आधार पर केवल अपनी बात। मान ली जो विधायक जी हैं, नाम क्या लूं, सब लोग जानते हैं, केवल जातिवाद का लाभ लेते हैं और सारा पद उनके घर में चाहिए। माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, वो आपके जनपद के सांसद भी हैं। अरे वाह भाई, क्या तो बात उन पे आप क्या कह रहे हैं? क्या बात आपने कहा। माननीय अखिलेश जी, देखिए मैंने कहा कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, अखिलेश जी यहाँ के सांसद, क्या बात है। अरे मैं तो कहता चिरुआ भर पानी में डूब मरना चाहिए। वहीं मोदी जी अपने बनारस का तो विकास करने में अपना काम कर रहे हैं, वहीं योगी जी गोरखपुर में अपना काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को, अखिलेश जी तो माननीय मोदी जी के बहुत करीबी हैं। मोदी जी अगर कहीं नवाज शरीफ के घर पर गए तो इनके घर पर शादी में गए, इनसे करीबी कौन हो सकता है। लेकिन आजमगढ़ के विकास में उन्होंने क्या किया, सरकारें आती जाती हैं, सड़क बनवा दिया तो क्या किया। पेट्रोल डीजल हम खरीदते हैं, सरकार 20 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेचती है। हम ऑटो रिक्शा 20,000 ऑटो रिक्शा चलता है, आप सोचो करोड़ों रुपए हम देते हैं सरकार को। ये सड़क तो हम बनवाते हैं, लेकिन ये नाम करते हैं कि मैंने बनवा दिया, लेकिन कोई काम नहीं भैया आजमगढ़ में। आजमगढ़ का विकास इन लोगों के बस का नहीं। अगर मौका जनता ने मुझे दिया तो मैं यह बताना चाहूंगा कि एक विधायक का क्या तात्पर्य होता है। जो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई मैंने जनता के लिए है वो चलेगी। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मैंने एक बार सरकार को ऑप्शन भी रखा था, अगर हर न्याय पंचायत में उद्योग बैठा दें, किसानों के उपज की खरीद पूरे वर्ष भर करें। किसान अगर लेके गया 10 किलो चावल,
उसकी खरीद हो गई, उसका लड़का बीमार है, उसको कुछ मौके पर पैसा मिल गया, काम बन जाएगा। आप हर न्याय पंचायत पर जमीनें उपलब्ध हैं, इतना पैसा बंदर बांट हो रहा है। अगर इस पैसे का यूटिलाइजेशन, मैं समझता हूं कि मैं भी काम का विद्यार्थी रह चुका हूं, मैं भी कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते मैं इकोनॉमिकल पोजीशन को थोड़ा बहुत जरूर जानता हूं। अगर गांव में इंडस्ट्री बैठे और उस इंडस्ट्री में तमाम उत्पादन हो, वह उत्पादन सरकार खरीद करके एशिया की मंडी में बेचे, मैं समझता हूं इस देश का तत्काल विकास होगा। मैं समझता हूं कि इनके साथ काम करने में मैं उन बेरोजगारों को काम दिलाने में सफलता हासिल करूंगा, किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने में सफलता हासिल करूंगा। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए और रेहड़ी पटरी वालों के लिए, सबके लिए मैं जितना हो सकता है मैं करूंगा। और एक विधायक का क्या कर्तव्य है मैं वह भी करूंगा और हर आदमी हमसे मिल सकेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नेता हो जाऊं कि स्कॉर्पियो में बैठूं फिर मुझसे कोई बातें न कर सके। मैं जैसे पहले भी सामान्य और अब भी सामान्य। तो हमारे साथ थे कृपाशंकर पाठक जी, जिन्होंने अपने विकास की योजनाओं को हमसे साझा किया। युवाओं के लिए और आम आदमी के लिए उनकी क्या सोच है, ये आपने जाना। मेदाबल विधानसभा में बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी ने त्रिपाठी की सभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। अपने भाषण में जनसैलाब को देखकर प्रत्याशी की तारीफ की। इसके साथ ही आगामी 3 मार्च को छठे चरण में होने वाले चुनाव में प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी के पक्ष में भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह बटन दबाने का आग्रह किया। इसके अलावा कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में एक तरफ जहाँ महिलाएं सुरक्षित है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश को माफिया और गुंडों से मुक्त कर दिया है। साथ ही सरकारी योजनाओं की तारीफ की। कहा वृद्ध महिलाओं को पेंशन, कन्या सुमंगला योजना के तहत 65,000 बालिकाओं को योजना से लाभ और 40,000 परिवारों का आवास वितरण किया गया है। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ सपा को जहां गुंडों वाली सरकार बताया, तो वहीं दूसरी तरफ बहन जी को मूर्तियों वाली सरकार बताया। कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये संघर्ष किया कि किसान को सम्मान मिले, दर दर की ठोकरें किसान न खाए, फर्टिलाइजर की लाइन में लाठी न खाए और किसान भारत की तिजोरी से कुछ पैसा सीधा अपने बैंक के खाते में पाए। आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा अभिमान है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश भर में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया दिया। तो आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में 25,000 किसानों के बैंक के खाते में आज तक 317 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिया तो वो मोदी और योगी की सरकार ने दिया। कि वो किसान जब 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, भोजन भरी थाली का बटन दबाएंगे, योगी जी की सरकार बनने के बाद सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पाएंगे। आज ये संदेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबके लिए लेकर आई हूं। परिवारों की कितना संघर्ष करती थी, बेटियां स्कूल छोड़कर लकड़ी बीनने जाती थी ताकि संध्या को चूल्हा जल सके घर में। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधान सेवक बने 2014 में, तो उस चाय वाले ने, गरीब माँ के बेटे ने ये संकल्प लिया कि गरीब परिवार की रसोई में अब चूल्हा नहीं होगा, अब गैस का चूल्हा होगा, सिलेंडर होगा। देश भर में 8 करोड़ गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर मुफ्त में किसी ने दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और ये मेरा अभिमान है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, इस जिले में 1,10,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से जीवन में पहली बार मुफ्त का गैस का सिलेंडर मिला, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यूपी विधानसभा चुनाव में अब सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी टीम को पूर्वांचल में प्रचार प्रसार करने के लिए उतार दिया है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी 22 फरवरी को देवरिया समेत आसपास के कई जिलों में सभाएं करने पहुंचे। उन्होंने रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के साथ सभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान लोगों ने मनोज तिवारी को चारों तरफ से घेर लिया और विरोध किया। पुलिस की मदद से मनोज तिवारी को भीड़ से बाहर निकाला गया। कर्नाटक में घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें 20 फरवरी को कर्नाटक में बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता धर्मवीर हर्षा की एक समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी, जिससे जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हर्षा
की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, हम केंद्र सरकार से और सभी सरकारों से ये मांग करते हैं कि इसका तुरंत उसको सजा दी जाए। जितने भी अपराधी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए और चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि इस प्रकार की हत्याओं पर पाबंदी लग सके। अन्यथा हमारी दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोग हम सब मिलकर एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिससे देश में अशांति फैल सकती है। यूपी में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। इसी के चलते 7वें चरण के मतदान में प्रत्याशी पूर्वांचल के आजमगढ़ में जीतोड़ मेहनत करने में जुटे हैं। कैफी आजमी की धरती आजमगढ़ पर कांग्रेस से चुनावी मैदान में कूदे प्रवीण सिंह जहां स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं, तो साथ ही वो क्षेत्र के विकास का सपना भी देखते हैं। आजमगढ़ के विकास को लेकर प्रवीण सिंह से ENI न्यूज ने खास चर्चा की। यूपी में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। हम आज पहुंचे हैं आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी प्रवीण सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सपना है और वो किस तरह से यहां जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। क्षेत्र के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरह से आप यहाँ विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं? देखिए, अभी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में तो अभी तमाम वादे लेकर के सभी दलों के लोग जा रहे हैं जी। तो हमारे यहाँ विकास का एक मॉडल पहले से तय है कि जो प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र जो हम लोग वितरित कर रहे हैं, वो हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कि विकास का मतलब तो सिर्फ सड़कों से नहीं होता। विकास का मतलब जो है ये होता है कि हम अपनी विधानसभा के, अपने ज़िले के जो लोग हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ, संपूर्ण व्यवस्था जो है, उनके चलने के लिए सड़कें हों, उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधाएं हों, शिक्षा के लिए जो है विद्यालय हों, कॉलेज हों, इस तरह की सारी जो भी, और बाकी रोज़गार के अवसर हों, स्थानीय स्तर पर जो रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं वो कैसे प्रोवाइड हों। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो ठेले खुमचे वाले हैं, जो मतलब कि जो सड़कों पर रोजी रोटी ठेला खुमचा लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, उनकी क्या एक अस्थायी व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग की अपनी एक योजना है, एक विस्तृत योजना है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक योजना है जो पहले से कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी जो है लेबर सेस कटना शुरू हुआ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, जिसका ई श्रम कार्ड बनवा रही है भाजपा। चूँकि प्रचार का एक माध्यम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें असंगठित मजदूरों के लिए, हम लोग उसका प्रचार नहीं कर पाए कि उसमें एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 50,000 बच्ची की शादी में साइकिल है, स्कॉलरशिप है, एक्सीडेंटल है श्रमिकों के लिए। तो इस तरह के तमाम ऐसे कार्यक्रम ऑलरेडी पहले से हैं कि जो लोग हमारे सामने मैदान में हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा में, दूर दूर तक वो कहीं टिक पाने की स्थिति में नहीं है। प्रवीण जी, यहाँ बात करें, क्षेत्र में काफ़ी सड़कें खराब हैं, बदहाल हैं। क्षेत्र में अभी तक कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जो यहाँ की एक प्रमुख मांग काफ़ी समय से उठती आई है। तो इसको लेके कभी किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई कारगर प्रयास नहीं हुआ। इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग जो है 40 साल से सत्ता में नहीं है, मतलब 32 साल से तो यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं सत्ता में है। और सत्ता में न रहने के बावजूद मैं आजमगढ़ के लोगों को बार बार कहता हूँ, लोग जहाँ तक समझने का अगर प्रयास करें कि यहाँ पर एक चीनी मिल 72 में बनी, वो कांग्रेस के समय में बनी, उसको रेनोवेट करा करके इतना बड़ा प्रचार किया सपा ने कि जैसे लगा कि ये क्योंकि जो काम नहीं किया होता, जैसे ना कोई पहला नया दानी बन जाता है जब, या कभी कोई किसी को भोजन न कराया हो, कभी भोजन करा दे तो 10 बार कहता है कि हमने भोजन करा दिया, क्योंकि उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। विकास की इनकी सोच नहीं थी। एक रेनोवेट करा के इन्होंने बहुत हल्ला दंगा किया कि हमने ये कर दिया, कमिश्नरी बना के बहुत हल्ला किया कि हमने कमिश्नरी बना दी। कांग्रेस ने 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ एक भी एमएलए नहीं थे। BRGF योजना के अंतर्गत आजमगढ़ जिला भी चयनित था, जिसमें लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को आता था। अगर लोग विकास को मुद्दा मानते हैं तो आजमगढ़ जनपद के लोगों को भाजपा और सपा बसपा को वोट नहीं देना चाहिए। आप चूंकि छात्र राजनीति से बिलोंग करते आए हैं और आप पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, तो आप बात करें तो छात्र राजनीति के साथ साथ जो है युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार का एक बहुत बड़ा अभाव है, और किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने युवाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। तो युवाओं को लेकर कोई खास विजन है आपके पास क्या? देखिए, युवाओं को लेकर विजन है कि लगभग 400 से 500 करोड़ रुपया सालीना यहाँ पर जल निगम से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के और आपके PWD इरीगेशन में लूट का शिकार बनते हैं। लूट का अड्डा बना हुआ है ये विधायक, जनप्रतिनिधि और बाहुबली इसको कब्जा करते हैं। अगर हम विधायक बने, हमको आजमगढ़ ज़िले की जनता ने मतलब चुना, तो हम विधानसभा में ऐसी आवाज़, हम तो कुछ नहीं कर सकते, विधानसभा में एक ऐसी आवाज़ उठे
कि इस तरह के जो छोटे काम हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस आधार पर कर लेती हैं कि वो गुणवत्तायुक्त कार्य करेंगी, जो कि मेरा मानना है कि ऐसा वो करती नहीं है। वो इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है, जिसकी बात विधानसभा में उठाई जा सकती है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जिससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को कुछ रोजगार मिल सके। इन सब तरीकों से जो कि सक्षम लोग हैं वही लोग करते हैं, बाहर की कंपनियां उन्हीं से आके कराती हैं, उनको हायर करती हैं, उनको 10,000 रुपये महीना 20,000 रुपये महीना दे करके उन्हीं से कराती हैं काम। तो एक तो ये फोकस होगा। दूसरा ये होगा कि जैसे हमारे यहाँ लगभग 40% या 30% लगभग शहर पड़ता है, 25 वार्ड हमारे यहाँ हैं, तो वार्डों के विकास के लिए जल निकासी की व्यवस्था क्या हो। तो जल निकासी की व्यवस्था के लिए हम जो है प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक कुछ समिति का गठन करेंगे, ऐसा कि समिति के साथ बैठ करके तय किया जाए कि भाई कौन कौन सी मूल समस्याएं हैं जो सबकी सामूहिक हैं, व्यक्ति विशेष की नहीं है, और उन सामाजिक किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, वो ये तय करे कि जल निकासी की समस्या से इनको निजात कैसे दिलाई जा सकती है, जो लाइट की व्यवस्था है या जो जर्जर तार की व्यवस्था है, यानी उस शहर को जो भी हमारे पास जो पुराना शहर है उसको कैसे व्यवस्थित बनाया जाए एक्सपर्ट के साथ, कि एक एक्सपर्ट बुलाया जाएगा, उस एक्सपर्ट के साथ हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कशन करें कि आजमगढ़ को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है, कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। जहाँ मैं रहा वहाँ मैं कुछ न कुछ किया। मस्जिद छात्र संघ का अध्यक्ष था और बहुत से अपने साथी अमित भाई भी अपने साथ थे वहाँ, तो वहाँ मैं कुछ किया, ऐसा नहीं था कि मैं बिना कुछ किए चला आया, ऐसा कुछ किया जो लोगों के जहन में आज भी है। मैं आज जिला अध्यक्ष हूँ तो कुछ न कुछ कर रहा हूँ। आजमगढ़ जिले में ऐसे तमाम इशू आए जिस पर मैं 3 बार प्राइम टाइम में चला। हमारा हमने जो NRC का मामला था, मैं प्रियंका गांधी जी को मैं बुलाया और 200 महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन चला था और रबड़ की गोलियां चलाई गई थी। जब मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे आए, दहशत का माहौल था। और उस प्रोटेस्ट में गिरफ्तार कौन लोग हुए तो उलमा काउंसिल के मदनी साहब जिन्होंने गठन किया था, 32 लोगों को जेल भेज दिया गया था। और इससे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस लोकतंत्र की कितनी पक्षधर है और कितना सम्मान करती है। इसी से तय हो जाता है कि वही मदनी वही रसादी ट्रेन बुक करके आजमगढ़ से रामलीला मैदान में जाते थे। भाजपा सरकार में क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट में 32 लोगों को एक इंस्पेक्टर ले जाकर जेल में डाल दिया। हमने बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको सम्मान दिया और उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए हम लगातार हम संघर्ष करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि 32 साल से हमारे साथ कौन नहीं, मुसलमान हमको वोट नहीं देता, हमको दलित वोट नहीं देता, हमको और भी तमाम लोग वोट नहीं देते। हमको तो जो वैचारिक कैडराइज वर्कर है वो देता है, वो 7,000 8,000 10,000 इस तरह का हमारा वोट है। लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए। इन 32 सालों में हमारी लीडरशिप पे तमाम आरोप लगे, तमाम प्रश्न उठाए गए, लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए और आज भी लड़ रहे हैं। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपका जो एक परसेप्शन है ना कि यहाँ यादव बाहुल है और यहाँ सपा बाहुल है। यादव बाहुल क्या कहा जाए, यादव बाहुल तो हमेशा रहा है। यहाँ चंद्रजीत यादव जी यहाँ से सांसद थे। यहाँ एक परसेप्शन बनाया गया है कि सपा को कोई हरा नहीं सकता, सपा का गढ़ है। तो ये सपा का गढ़ नहीं, ये उन लोगों का गढ़ है जो राजनीति में विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। भाव विश्राम राय यहाँ विपक्ष के नेता हुआ करते थे और तमाम नेता यहाँ विपक्ष की राजनीति में रहे, अलगू राज शास्त्री, झारखंडे राय, तमाम ऐसे नाम हैं। पंडित सीताराम अस्थाना, अगर यहाँ जातिवाद होता तो पंडित सीताराम अस्थाना यहाँ के सांसद थे। पद्माकर लाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, यहाँ से MLA थे। ऐसे तमाम लोग, विश्राम राय ने राज्यसभा का पद छोड़ा तब चंद्रशेखर जी को राज्यसभा। मेरे कहने का प्राय कि आजमगढ़ जो जनपद है ये विपक्ष की भूमिका का केंद्र बिंदु है और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह सफल रही। एक वनवासी समाज की लड़की के साथ बलात्कार होता है, बच्ची के साथ, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सपा के जिलाध्यक्ष कहते हैं कुछ नहीं, वो तो फर्जी सब मुकदमा है। मैं उनकी लड़ाई भी लड़ता हूँ। उसका परिवार आता है SSP ज्ञापन देने के लिए, SSP क्या करता है कि इतना गुस्से में आता है कि उसके बच्चे को मारने लगता है। फिर वहाँ भी मैं SSP के खिलाफ जाता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, उनसे भी मैं माफ़ी मांगवाता हूँ, SSP माफ़ी मांगता है उस परिवार से, कार्रवाई होती है। उसके बाद गोदौरा गाँव में एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ता है कन्हैया कुमार राव, दलित लड़का है, वो सेक्टर अध्यक्ष रहता है बसपा का। उसको मारती पीटती पुलिस, इसलिए धरना करता है रिकाउंटिंग के लिए, पुलिस उसको उसके गांव के पास ले आके मारती पीटती, पूरा गांव। हमने देखा, क्षेत्र में भी गए हैं, हम लोगों से बात किया कि आप भी जनसंपर्क में काफ़ी तेज़ी से लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप चूँकि जिलाध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ आजमगढ़ में जो सीटें हैं विधानसभा की, उनमें कितनी सीटें आप देख पा रहे हैं कि आपके खाते में आ रही हैं? देखिए, हम तो 17 का चुनाव लड़े नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ कि आपके दर्शक देख करके हमको हंसें, तो मैं ऐसे स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। 17 का चुनाव में लड़ा नहीं, हमारे पास कोई बेस वोट नहीं है और आने वाला समय कांग्रेस का है। इतना साहस तो हमको यहाँ की जनता दे रही है और यह भी कह रही है कि हमने संघर्ष किया है। यह भी कह रही 5 साल तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आजमगढ़ जिले में कांग्रेस दिखेगी। जो जनता कह रही है, अगर उसकी करनी में, अंतर कथनी करनी में नहीं हुआ
अगर वो संघर्ष के साथ खड़ी हुई तो 10 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से अगर ईश्वर ने चाहा तो कुछ सीटें हम जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे आजमगढ़ के चुनावी संग्राम में प्रवीण सिंह जी, जिन्होंने अपने मुद्दों और अपने विकास के सपनों को हमसे जाहिर किया। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को दिखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में रात 9 बजे। नमस्कार। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।